हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज के हमारे सीडीपी का टॉपिक है कौन सा, हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपके 2023 में जो आपके एग्जाम खत्म हुए हैं फेब में, वही है सारे 2022 लेके जो 2023 तक चले हैं, वही आपके मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटेड है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, मैंने आज क्या है, हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास है और जो थ्योरी की क्लास है वो मैंने और भी करवा रखी है, आप देख लेना। देखो, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रगतिशील शिक्षा में बताइए, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए आपका। देखो, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, लर्निंग हैज अ सोशल कैरेक्टर। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत होती है। जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एकमात्र स्रोत होती नहीं। जहाँ पर भी आपका एकमात्र स्रोत आए उसको देखते ही क्या है, आपको गलत काट देना है, ठीक है। जहाँ पर भी क्या है, आपका टेक्स्ट बुक का ओनली आए तो क्या है, वहाँ पर आपको क्या है, गलत काटना है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। बताइए, जो बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है, गलत है। जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है टोटली फिक्स होता है, नहीं, टोटली फिक्स नहीं होता आपका, तो ये भी आपका क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें मानकीकृत होती है। बताइए, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती है वो आपकी स्टैंडर्डाइज होती नहीं। जहाँ पर भी आपको स्टैंडर्डाइज देखने को मिलेगा, आपका जो करिकुलम है स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइज आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा दूंगी, ठीक है। सीडीपी का, हिंदी का, ईवीएस का, सबका मैं आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा दूंगी, ठीक है। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा में जो आपका सीखने का स्वरूप होता है ना, वो आपका सामाजिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। तो आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। देखो, पहला हमारा है, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर सहायता दी जा सकती है, ठीक है। हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट द क्लासरूम, मतलब हम आउट क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के बाहर हम कैसे सहायता उन बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। जो विद्यार्थी है का उसके सहपाठियों में तुलना में प्रदर्शन, क्या आप क्या है, बच्चों के साथ करोगे कंपैरिजन, बच्चों के साथ, मतलब एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे के कंपैरिजन करोगे, आपका सही होगा नहीं। आपका हम क्या है, बच्चों को आपको किसी भी बच्चे के साथ किसी की बच्चे की कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, आपको याद रखना है। विद्यार्थी को सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की पहचान की जा सके। जब बच्चे कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उनकी कमियां, जैसे उनकी कोई कमी है तो उनको बार बार कमियों का एहसास दिलाओगे, उनका अभाव कराओगे नहीं, तो इसके ये भी आपका क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों को रटने की क्षमता की जानकारी, ठीक है, क्या है, विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी का पता लगाओगे नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका जो 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ये हमें क्या है, ज़्यादा सोचना है कि हम जो विद्यार्थी, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हम क्लास में कैसे सहायता दे सकते हैं, क्लास से बाहर कैसे सहायता दे सकते हैं, ये सब इसमें देखा जाता है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी होती है। बताइए, जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी विशेषता कौन सी होती है। धीमी समझ, बताइए, जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी धीमी समझ होती नहीं, आपका नेगेटिव, वो धीमी समझ नहीं होती, उनके क्या है, सोचने समझने की शक्ति क्या है, तेज होती है, कोई सी भी चीज़ क्या है, जल्दी सोच लेते हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। जिज्ञासा की कमी उनकी नहीं है, जो क्यूरियोसिटी होती है उनकी कमी नहीं होती, उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है, किस चीज़ को जानना है किस चीज़ को नहीं जानना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सोच में सटीकता की आवश्यकता, ये राइट है, ठीक है। जो आपका क्या होता है, उनकी सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है, जो आपकी थिंकिंग होती है ना, उनकी ज़्यादा होती है, कि मतलब कि जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, तो क्या होते हैं, वो जो आपकी थिंकिंग, जो मतलब को कुछ भी सोचना होता है, थिंकिंग होती है ना, बहुत तेज़ होती है उनकी, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, गिफ्टेड स्टूडेंट कहा जाता है।
आसान कार्यों के चुनने की प्रवृत्ति, वो आसान नहीं, क्योंकि वो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं तो आपके क्या है, आसान कार्यों को नहीं चुन सकते। ठीक है, देखो प्रतिभावान विद्यार्थी वही होते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े राइटर बनते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति होती है ना बहुत, और बच्चों से क्या होती है, वो अलग होती है। आपको भी पता है क्लास में कुछ एकाध 100 में से कम एक आध 2 ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, आपके प्रतिभावान गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सोचने मतलब सोच में क्या होती है, उनकी सटीकता होती है। अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो बिल्कुल राइट लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचते हैं कि पहले सोचो, अगर उन्होंने सोच लिया कि हमें ये करना है तो मतलब उन्हें करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा 4th क्वेश्चन है, देखिए। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर, किस पे, संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो क्या है, घोषणात्मक ज्ञान होगा, बताइए, या प्रक्रियात्मक ज्ञान होगा, अधिसंज्ञान होगा, या रटकर याद करना। तो आपको भी पता है जो आपका रटकर याद करना है, रोट मेमोराइजेशन, इसको क्या करना है, आपको नेगेटिव है, आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको रटकर याद करना हो, यहाँ पर क्या है, हमें बच्चों को क्या करना है, समझा के अंडरस्टैंडिंग पर करवाना है, ताकि बच्चों को समझ में आए, उनको याद करने को ना दिया जाए। ठीक है, तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो आपका घोषणात्मक ज्ञान, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं, जो आपका अधिसंज्ञान है, जो आपका मेटाकॉग्निशन है ना, ये आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, जो आपके संज्ञानात्मक ज्ञान होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, क्या है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। देखो पहला हमारा है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। इसमें क्या पूछा, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। ठीक है, देखो क्या है, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। प्रतियोगिता, अगर आप कोई मतलब अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या है, आप प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करेंगे, नहीं, ये भी आपको गलत हो जाएगा। क्या है, आंतरिक है, आंतरिक का मतलब क्या है, जो हमारे अंदर से हो। अभी जो ये तो आपका जो प्रतियोगिता जीतने, ये तो आपका बाहरी हो जाएगा ना, तो आपका ये बाहरी हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक की प्रशंसा, ये भी आपका बाहरी हो जाएगा। जो आंतरिक होता है, जो उसके मन से जो होती है, जो उसका मन जो कहे वो करे। ठीक है, जो उसके अंदर से चीज़ें, हाँ, उसको फील हो कि हाँ हमें ये क्या है करना है, तो वो होती है आपकी आंतरिक होती है। बाहरी, ये तो आपका बाहरी हो जाएगा। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, ये भी आपका बाहरी हो जाएगा। एक गतिविधि में रुचि के कारण। ठीक है, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो क्या है, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है। तो मतलब इंटरेस्ट कहाँ से निकलता है, आपके अंदर से निकलता है। ठीक है, आपके अंदर से निकलता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए, ये भी क्या है, आपका बाहरी हो जाएगा। तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से निकल रही है, क्योंकि इंटरेस्ट, उसको इस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, तो आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्या है, अभिकथन देखो। ए, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी। ठीक है, क्या है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। आपको क्या लगता है, ये सही है, आपका अभिकथन सही है? नहीं, आपका अभिकथन सही नहीं है। इसमें क्या है, रूमी जो थी वो 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण करती थी, लेकिन पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, तो ये भी आपका गलत है, और ये भी आप गलत है। ठीक है, तो उनका क्या है, पक्के तौर पर क्या है, निलंबित है, ये आपका गलत है। कारण देखो, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। आपको क्या लगता है, सही भविष्यवाणी करते हैं? नहीं, ये भी आपका क्या है, आपका अभिकथन भी गलत है, कारण भी गलत है। ठीक है, देखो दोनों गलत है। अब देखो आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा पहला क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, और सही व्याख्या करता है कि नहीं, ये तो गलत है। हमने क्या पढ़ा था, दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन
आर सही व्याख्या नहीं करता एक, ये भी आपका गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। देखो क्या है, ए और आर दोनों गलत है। आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? बताइए क्या पूछा जा रहा है। एक मिनट, हाँ देखो, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा क्या है, एक नए अनुभव का बोध करने के लिए क्या है, उसको नए अनुभव का बोध करना है, अपने स्कीमा को क्या है रूपांतरित और क्या करता है, संशोधित करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका अनुकूलन तो होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, समायोजन, क्या है, अकोमोडेशन हो जाएगा। तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा 8th क्वेश्चन है, उस तरह की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। क्या है, उस तरह की पहचान करें किसके, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। ठीक है, इसमें बताना है सामाजिक अनुबंध में कौन सा आता है। चलिए देखो पॉइंट देखो, जैसे कि है इसमें देखो, पहला है आदर्श पारस्परिकता की समझ, ये आपका आएगा, नहीं आएगा। सेकंड हमारा है समाज व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नियम महत्वपूर्ण है। आपका होगा, एक बार क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन में तक क्या था, सामाजिक अनुबंध विन्यास। ठीक है, सामाजिक के ऊपर है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध, तो आपका ये आपका आदर्श पारस्परिकता समझ का होगा नहीं। समाज व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, क्या है, सामाजिक अनुबंध में, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, 8th है मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। उसमें क्या बोला था, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका क्या है, उसमें हो जाएगा कि मानव उद्देश्य को क्या है, जो मानव के उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। अब देखो क्वेश्चन हमारा है, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। क्या है, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथककरण करके, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कि हमें क्या है, बच्चों का नामांकन और पृथककरण उनको नहीं करना है, आपका गलत हो जाएगा। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रास्ताविक विशेष स्कूल में भेजकर, आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जो दृष्टि से दिव्यांग है, उनको अलग से स्कूल में भेजकर, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। क्या है, आप कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे, सिर्फ एक संस्कृति को नहीं। हम कक्षा में, आपको भी पता है, कक्षा में आपके क्लासरूम में अलग अलग संस्कृति के बच्चे होते हैं। ठीक है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, सब बच्चों में अलग अलग संस्कृति होते हैं, तो उनको क्या है, हम किसी एक संस्कृति को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या है, सब संस्कृति को मानना है। तो आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ठीक है, क्या है, विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, आपको भी पता है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में है। ठीक है, पहला देखो, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। जो प्रतिभाशाली, जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, सही है, नहीं गलत है। स्वलीनता, जो खुद में लीन हो। ठीक है, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। ठीक है, जो बच्चे खुद में लीन रहेंगे, उनकी कक्षा की व्यवस्था को आप बार बार बदलोगे, क्या लगता है बच्चे सही होंगे, नहीं, ये भी आपका
गलत हो जाएगा। अगला देखो, पठन वैकल्य जो आपका डिस्ग्राफिया है में उत्तम चित्र के आधार पर दत्त कार्य देना। ठीक है, जो आपके बच्चे होते हैं जो पठन वैकल्य जो पढ़ने में सही नहीं होते, जो पढ़ने में उनके विकार होते हैं, क्या उनको क्या है उत्तम चित्र के आधार पर दत्त कार्य दोगे? नहीं, दत्त कार्य हमें नहीं देना है। ठीक है, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। हमें क्या है, हमें बच्चों को पर्याप्त समय देना है। ठीक है, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई का महसूस करते हैं? बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं? ठीक है, क्या है लंबाई व भार जैसे गुणात्मक? देखो पॉइंट देखो, पहला हमारा है संवेदी चालक। ठीक है, क्या है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है कॉन्क्रीट आपका ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बताइए आपको कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो आपके जो जीन पियाजे के जो भार है लंबाई है उसमें क्या है, उसमें आपका हो जाएगा 3rd। जो आपके बच्चे जो मूर्त संक्रियात्मक में रहेंगे, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहेंगे तो उसमें होगा। ठीक है, और आपका सेंसरी मोटर में भी नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल में नहीं होगा और फॉर्मल में भी नहीं होगा। तो आपका किस में हो जाएगा? कॉन्क्रीट में हो जाएगा, मूर्त में जब बच्चे रहेंगे। तो आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बाल केंद्रित शिक्षा में आपको क्या होना चाहिए? बताइए, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए? एक शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। अब एक बाल केंद्रित शिक्षा मतलब शिक्षा है तो उसमें शिक्षक की भूमिका होगी कि नहीं? अब आपको देखो, जहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पता है अगर शिक्षक जब बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं, और जब बच्चे नहीं रहेंगे तो शिक्षक किसको पढ़ाएगा? तो इसलिए हमें क्या है बाल केंद्रित शिक्षा में अब क्या है बच्चे और जो आपके शिक्षक होते हैं उन क्या होता है दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों का होना जरूरी होता है। तो आपका क्या है बच्चे की भी भूमिका होती है और टीचर की भी भूमिका होती है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। आपको भी पता है, मैंने अभी क्या होता है जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा शिक्षक क्या है सक्रिय होते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, या ये देखने को मिले कि विद्यार्थी आपके सक्रिय होते हैं, शिक्षक आपके निष्क्रिय होते, तो आपको गलत करना है। जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिले कि आपके जो शिक्षक होते हैं वो सक्रिय होते हैं और साथ में क्या होते हैं बच्चे भी दोनों क्या होते हैं सक्रिय होते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3rd देखो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4th है आपका शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। क्या है टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव। ठीक है, क्या है आर बोथ एक्टिव, दोनों क्या है दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों की सक्रिय भूमिका रहती है। तो आपका 4th आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उपकरण है? ठीक है, क्या है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सही है? चलिए, पहला आपका है 325 और 486 को जमा करो। अब बच्चे हैं, आपको क्या करना है, आप बोलोगे उनको 325 को और 486 को आपकी क्या करना है जमा करना है। ठीक है, उसको ऐड करो, तो ऐड करो तो आप क्या उनको समालोचनात्मक सोच बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, आपका गलत हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इसमें क्या है बच्चा तुरंत क्या है जोड़ के बता देगा। ठीक है, कि हाँ 325 जमा करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बता देगा। अब बाल विवाह प्रतिबंध जो आपका नियम किस वर्ष पारित हुआ वो भी बता देगा। इसमें उसका क्या है समालोचनात्मक सोच नहीं बढ़ेगा। शोषण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आप क्या कहोगे बच्चों को कि बच्चों शोषण को प्रभावित कीजिए, तो भी क्या है तुरंत वो बता देगा। ठीक है, और 4th है अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ठीक है, आप जब बच्चों से कहोगे कि आपके शहर में क्या है प्रदूषण हो रहे हैं, ठीक है बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और क्या है उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, कहाँ से मतलब कितने लोग कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक से हो रहे हैं, किस कचरे से मतलब फैक्ट्रियों से जो धुएँ निकल रहे हैं उससे हो रहे हैं,
तो बच्चे अलग अलग जगह से सोचेंगे कि हाँ ये जो हमारे पॉलीथीन लोग फेंकते हैं इससे हो रहे पोल्यूशन, या फिर जो फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं यहाँ से हो रहे। तो बच्चे क्या है, बच्चे सोचेंगे, बच्चे की थिंकिंग वहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, सोच के, तो उसके क्या है समालोचनात्मक सोच यहाँ पर बढ़ेगा। तो आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा, आपका नेगेटिव पूछा है। देखना आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव क्वेश्चन कौन सा है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थियों की पहचान संबंधी, इतना पढ़ते हैं, फिर हमें क्या लगता है कि हाँ क्या पूछा है, सृजनात्मकता के बारे में पूछा है, और हमने लास्ट काम में नेगेटिव वाला देखा ही नहीं कि इसमें क्या पूछा था, नोट पूछा था, नहीं पूछा था। तो क्या कर देते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट है उच्च क्रम, इसका हमारा हाँ ठीक है फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता के बारे में पूछा है, हाँ इसको लगा दो बस। तो क्या होता है, इससे भी हम हमारे क्या है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अब आपको भी पता है आपका एग्ज़ाम अब क्या है ऑफलाइन हो गया है। अब आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गए हैं, तो अब आपको जैसे कि आपको जब CBT मोड पे था, ठीक है, CBT मोड पे आपके एग्ज़ाम था, तो उस पर क्या था कि जैसे कि आपने फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड पर आपने क्या है क्लिक कर दिया, फिर सेव कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे आपको बाद में क्वेश्चन याद आया कि ठीक है हाँ हमने गलत कर दिया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, अगला कर सकते हो। लेकिन अब आपको ऑफलाइन हो गया, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ध्यान से देख के करना है कि हाँ अगर आपने उसमें भर दिया, ठीक है, आपको भी पता है पेन से भरना होगा, ऐसा नहीं है पेंसिल से भरना होगा कि आप पेंसिल से भरोगे फिर आप उसको चेंज कर लोगे, नहीं, पेन से आप भर दोगे, पेन से ऐसे ऐसे आप भर दोगे, ठीक है, OMR शीट पे भर दोगे पूरे। जब आपने भर दिया तो आपको उसमें मिटा भी नहीं सकते, तो आप उसमें कुछ गलत कर ही नहीं सकते चेंज। तो इसलिए आपको क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन को आपको देख के चलना है पहले से ही कि हाँ पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपको नेगेटिव टैग वर्ड भी देखना है, पॉजिटिव टैग वर्ड देखना है, पूरे क्वेश्चन को क्या है पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। इतना याद रखना, चाहे थोड़ा सा टाइम भी लग जाए पर इतना याद रखना क्या है क्वेश्चन को पूरे पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान, ठीक है, क्या है उच्च क्रम समस्या समाधान, ये आपकी विशेषता है। ठीक है, अभिसारी सोच क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ये आपका नहीं है। क्यों कि देखो जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो आपकी अच्छी होती है, क्योंकि जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है इसमें क्या होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में कि जैसे कि आपके एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा, एक क्वेश्चन के आपके एक ही आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, मैंने अगर पूछा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम बस एक है, बता दोगे ये है, ठीक है, फिर मैं बोलूँगी आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है, आपका मतलब जिस स्टेट में रहते हो आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे मेरा स्टेट क्या है दिल्ली है, मेरा स्टेट क्या है आगरा है, तो एक ही आंसर निकल रहा है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप मतलब कि आप क्या करना चाहते हो, हैं क्या करना चाहते हो, फिर आप बोलोगे मैं ये करना चाहता हूँ, फिर मैं बोलूँगी जो पैसे आएंगे आपके पास काम करके, जो आप जॉब करोगे पैसे आएंगे उसका आप क्या करोगे, ठीक है, फिर बहुत सारे उसके आंसर निकल जाएंगे, क्या है बहुत सारे आंसर निकल जाएंगे कि हाँ मैं पैसों का ये करूँगा, मैं पैसों का वो करूँगी, मुझे पैसों का ये करना है, मुझे ये करना है, मतलब बहुत सारे, ठीक है, सबके अलग अलग, सब अपने अलग अलग पैसों में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो आपकी होती है अपसारी सोच, क्या होता है वो आपका होता है अपसारी सोच। ठीक है, तो जो आपका अपसारी सोच होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक आंसर एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्या है बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे आंसर निकलते हैं, क्वेश्चन एक रहता है आंसर बहुत सारे, तो आपकी क्या हो जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारे आंसर निकल जाएंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और एक ही इसका आंसर निकलता है बस, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देगी। ठीक है, नवाचारी प्रयोग हाँ ये आपका हो जाएगा, पॉजिटिव है आपका। जिज्ञासा की प्रबल भावना क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, ये आपकी ये भी हो जाएगी, तो आपका सेकंड आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती तो आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो आपका रॉन्ग हो गया। तो इसमें क्या पूछा था आपका नेगेटिव ही पूछा, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, अगला हमारा 15 क्वेश्चन है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। क्या है किसके प्रयोग से बचना चाहिए, इसमें क्या पूछा है बचना चाहिए, ये भी आपका क्या है एक नेगेटिव वर्ड, मतलब कि नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है।
तो आपको बताना है एक संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रयोग से बचना चाहिए। देखो, उस संप्रत्य से संबंधित उदाहरण देकर, ठीक है, कोई आप चीज़ पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो उस संप्रत्य से संबंधित क्या है, उदाहरण देकर। तो ये तो आप इससे नहीं बचना चाहिए, आपको उदाहरण देना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उस संप्रत्य के लिए असतत उदाहरण देखें। आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हो उसका असतत उदाहरण दोगे, नहीं, असतत नहीं देना है बच्चों को, ये तो गलत हो गया। हमें क्या है, बच्चों को सतत उदाहरण देना है, ठीक है, तो उनको असतत उदाहरण नहीं देना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संप्रत्य संबंधित गैर उदाहरण देखें। क्या है, हमें बच्चों को जो आपके नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं उनको देना चाहिए, गैर उदाहरण देना चाहिए, ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप क्या है, उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप को करना चाहिए, ठीक है, तो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। उनकी संस्कृति को लेकर चलना चाहिए, उनको गैर उदाहरण देना चाहिए, और जो पढ़ा रहे उससे संबंधित उदाहरण दो, लेकिन असतत उदाहरण उनको मत दो। तो आपका राइट जो सेकंड हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षक को इससे बचना चाहिए, ठीक है, उन्हें असतत उदाहरण नहीं देना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। क्या है, अनुचित तरीका है, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव ही पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला हमारा है विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। क्या है, फीडबैक किस पे देना है, उनकी एबिलिटी पर देना है, एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, उनकी एबिलिटी पर, उनकी क्षमता पर। आप बच्चों की प्रतिपुष्टि मतलब जो फीडबैक दे रहे हो, प्रतिपुष्टि क्या है, जो आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हो उनकी एबिलिटी पर आधारित दोगे, नहीं, उनको हमें बच्चों पर क्या है, एबिलिटी पर आधारित उनको नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें नहीं, देखिए इसमें क्या पूछा था, आपका अनुचित तरीका पूछा है, ठीक है, तो गलत तरीका पूछा है इसमें, ठीक है, तो हमें वो बताना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पहले ही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका अनुचित तरीका है। मैंने अभी बताया है उनके क्षमता के आधार पर हमें नहीं देना है। और देखो, और क्वेश्चन देख लो, मतलब और पॉइंट देखो, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना है, ठीक है। क्या क्या है, जो उनको मतलब जो गतिविधि कर रहे हैं उस पर उनको फीडबैक देना है, सॉरी, जो गतिविधि कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या है, गतिविधि क्या है, एक्टिविटी, कोई सी भी एक्टिविटी करेंगे तो उस पर उनको क्या देना है, फीडबैक। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। इससे ये आपका अनुचित तरीका नहीं, आपका उचित तरीका है कि जो भी गतिविधि कर रहे हैं, गतिविधि कैसे कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर उसको आप बच्चों को फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि। क्या है, विद्यार्थी के काम से संबंधित, ठीक है, उसमें आप क्या देख सकते हो, बच्चों को फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, जो काम से संबंधित वर्णनात्मक है उसमें आप दे सकते हो, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना पुष्टि। हाँ, ये देखो, ये वाला आपका सही है। हम फीडबैक कब दे सकते हैं, बच्चों को फीडबैक ये भी होता है, हम किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या है, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना, क्या है, अगर इसमें आ जाता तुलना करके देना तो आपका ये रॉन्ग हो जाता, आपका गलत हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, अन्य विद्यार्थियों, हमें बच्चों को क्या है, किसी भी शिक्षक को बच्चों को किसी भी बच्चे में क्या है, कंपैरिजन नहीं करना है, ये आपका बहुत ही नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमें नहीं कहना है कि तुम मतलब कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा नहीं है, इसको जो सोचने समझ सकती है ज़्यादा है, ये अच्छा पढ़ने में है, ये नहीं है कि बोलना है कि नहीं तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, देखो उस बच्चे को देखो, तो उसने ये सुना दिया, आज ये कर दिया, वो नहीं, हमें किसी बच्चे के साथ किसी कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। हमें किसी बच्चे के साथ क्या है, बिना तुलना किए फीडबैक देना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या है, अनुचित तरीका आपका यही है कि उनकी क्षमता पर, उनकी एबिलिटी पर हमें फीडबैक नहीं देना है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें क्या पूछा है, नोट, कौन सा नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट कौन सा नहीं है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, अब पहले ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं है तो यही है। आपको भी पता है जो विकास होता है हमारा एक आयामी नहीं होता है, वो क्या होता है आपका बहुआयामी होता है, ठीक है। आपको ये इतना याद रखना है, जो आपका विकास होता है वो क्या है, बहुआयामी होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। आपको भी पता है जो हमारे विकास होता है बच्चों को क्या है, मल्टी डायरेक्शन में होता है, तो आपका एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है, ठीक है।
तो पहले ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव पहला ही था। और भी देख लो, अब देखो इसमें क्या है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। सही बात है, विकास क्या है, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। सही बात है, विकास जो आपका होता है वो आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही बात है, जो आपका विकास होता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तीनों आपके क्या पॉजिटिव है। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, देखो क्वेश्चन में आपका क्या पूछा, क्वेश्चन में आपका नेगेटिव पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था आपका, नेगेटिव नोट पूछा, तो आपका पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। बताइए क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक, क्या है, किस चरण पर, क्या पूछा, नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, आपका क्या है, पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक, दूरस्थ, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या लेट कन्वेंशनल। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, किस में है कि नैतिक जो आपका चिंतन होता है शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, तो आपका जो पहला है प्री कन्वेंशनल, ये तो आपका होगा नहीं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पारंपरिक चरण, कन्वेंशनल स्टेज। जो आपका कन्वेंशनल स्टेज होता है इसमें क्या होता है, नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है आपके कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक मिनट, अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। क्या है, अब की क्या है, प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, क्या है, प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। देखो ऑप्शन देखो, क्या है हमारा, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, क्या है, आप रेगुलर, क्या है, रेगुलर इंडिविजुअल, क्या है, वो करोगे, कंपटीशन करोगे, तो आपको क्या है, प्रतियोगिताएं करोगे, रेगुलर, रेगुलर तो होगा नहीं, ये आपका प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अधिगम का विधि उदाहरण नहीं है, तो आपका ये नहीं होगा। मौखिक दंड का प्रयोग करके, क्या है, यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट। ठीक है, अब क्या है, यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट, आप बच्चों को मौखिक दंड का प्रयोग करोगे नहीं, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो दोनों आपके गलत हो गए। थर्ड देखो, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, जहाँ पर भी आपका क्या है, मानकीकृत आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको गलत ही काटना है। ठीक है, इसको गलत ही काटना है। मानकीकृत आपका क्या है, नेगेटिव ही होता है हमेशा, तो मानकीकृत बच्चों का आपका नहीं होना चाहिए, आपका थर्ड भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। केवल आप देखना है, एक बात मेरी और सुनना, याद रखना, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं, आप कहेंगे जैसे कि ऑप्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब चारों ऑप्शन उनको देखने को मिला, अब उन्होंने पहले ही देख लिया केवल, कहेंगे अब तो पहले ही केवल आ गया भैया, तो गलत काट दो, ये तो हमारा गलत हो गया, अब चलो गलत काटो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, केवल आपने देखा नहीं, अब क्या पता आगे आपका क्या है। अभी मैंने 3 पॉइंट बताया, तीनों पॉइंट आपके नेगेटिव थे। अब अगर ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो आपका पॉजिटिव आंसर कौन सा होगा। तो यही आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को, पूरे सेंटेंस को क्या है, पूरे लाइन को अच्छे से पढ़ना है, पूरा रीड करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपका कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही केवल देख लिया है, पहले केवल देखते ही आपने गलत काट दिया। ठीक है, तो इसमें पहले आ गया, पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं तुरंत ही गलत काट देते, नहीं। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, क्या है, केवल अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। सही बात है, क्या है, केवल अधिगम, जो आपका केवल अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर हमें क्या करना है, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना है। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, बल देना है। तो ओनली पर नहीं हमें देना है, ओनली पर हमें नहीं देना है, केवल पर हमें नहीं देना है, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर देना है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। क्या है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक मिनट। पहला हमारा है सहयोगी
प्रायोजित कार्य, ठीक है, क्या है, सहयोजित प्रायोगिक कार्य, जो आपके सहयोग मतलब जो आप लोग सहयोग करके मतलब सहयोग करके करते हो कार्य। एक शब्दोत्तर वाले वस्तु प्रश्न बताइए, जो आपके एक शब्दोत्तर वाले होते हैं वस्तु प्रश्न, उसको वो सही होगा। मानक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज आ गया ना आपका, क्या है, आपको देखते ही गलत काटना है, स्टैंडर्डाइज, आपका स्टैंडर्डाइज गलत होता है। मात्र स्मरण पर आधारित, मात्र क्या है, स्मरण, आप मात्र स्मरण मतलब याद करके, सिर्फ मात्र याद करके करना है, नहीं, ये आपका समाज जो आपकी सामाजिक संरचना होती है उसकी विधि नहीं है, ये आपकी उपयुक्त नहीं रहेगी, ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। एक शब्द उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं आपको, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे होगा आपका सामाजिक संरचनात्मक, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ही आपका सही हो जाएगा, क्या है, सहयोगी प्रायोजित कार्य करके, हमें क्या है, सहयोग में जहाँ पर बच्चे ज़्यादा कार्य करते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपके सामाजिक संरचनात्मक की आकलन विधि क्या है, अधिक उपयुक्त रहेगी। तो आपका पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी, ठीक है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। पहला है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, ठीक है, सही बात है, क्या है, जो बच्चे के जो कल्पनाशील वाले जो उत्तर होते हैं उसको स्वीकारना है, सही बात। जो बच्चे कल्पना मतलब जो बच्चे कल्पना करके सीखेंगे उत्तर, मतलब कल्पना करके उत्तर को देखेंगे, उनको कल्पना करेंगे ना, हाँ इसकी कल्पना करेंगे, करेंगे, हाँ इमेजिनेशन करेंगे कि हाँ ये वाला सही है, ये है, बहुत ज़्यादा, तो उनकी थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी, जो कल्पनाशील वाले जो उनके आंसर होंगे, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। विचार मंथन पर बल देकर, क्या है, हाँ विचार मंथन जो आपका होता है, जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, आपको जहाँ पर बच्चे ज़्यादा विचार करते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जहाँ पर दिमाग में ज़्यादा चीज़ों को क्या है स्टोर करते हैं, उसको मंथन करते हैं, मतलब कि इधर करते हैं दिमाग में ज़्यादा, तो उनमें क्या होता है, उनमें सोचने समझने की क्या है शक्ति बढ़ती है, ज़्यादा होता है, वो भी क्या आपका सृजनात्मकता में सहायक होता है, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। अभिसारी चिंतन पर बल देकर, अब बताओ, अभी मैंने बताया था अभिसारी चिंतन पर, आप अभिसारी चिंतन पर बल दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका अभिसारी चिंतन होता है, आपने एक आंसर पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, उसके एक ही आंसर निकल के आया, तो आपका ये आपका ज़्यादा थिंकिंग वाला है ही नहीं, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। अगर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है यहाँ पे तो आपका सही हो जाता है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका अभिसारी चिंतन, तो आपका क्या है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकल के आते हैं, तो आपका सही हो, तो आपका ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है असहमति के प्रति सहनशीलता, क्या है, असहमति के प्रति सहनशीलता, हाँ ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका थर्ड गलत हो गया ना, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो क्या है, फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, थर्ड गलत था ना, क्या है इसमें, देखो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, हाँ इसमें आ गया फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड हमारा गलत था ना, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, क्या है, जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। देखो रोशनी अब परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% लाने के लिए क्या है, ऊपर अंक मतलब 90 से ज़्यादा नंबर लाएगी तो क्या है, घड़ी दिलाने का वादा किया है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, तो हमें आंतरिक बताना है, ठीक है, जो क्या है, जो बच्चे के क्या है दिल से मतलब मन से निकले, जो उनके अंदर से हो, ठीक है, वो हमें इसमें ऑप्शन ढूंढना है। तो क्या है, रोशनी के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं, अगर वो 90% से ऊपर ले आएगी तो क्या है, घड़ी देने का वादा किया है। सेकंड है, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, ठीक है, आपका ये हो गया। और देखो रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम क्या है, ऊपर लाना चाहती है, अपना नाम ऊपर लाना, यहाँ पर क्या होगा आपका लाना, अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है, ठीक है, ऊपर लाना चाहती है, अपने क्या है, अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, क्या है, वो नई जानकारी में क्यों क्या है, जो अपना परियोजना जो अपना एक्टिविटी कर रहा है वो
उसको विभिन्न मतलब तलाश कर रहा है, विभिन्न स्रोतों की तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें उसकी रुचि है, रुचि रखता है, उसको क्या है उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। इसलिए वो क्या है बहुत बहुत चीज़ों की क्या है तलाश करता है, इधर उधर तलाश कर रहा है, विभिन्न स्रोतों की तलाश कर रहा है अपनी परियोजना कार्य की, क्योंकि उसमें क्या है उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है उसका। तो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा तो बच्चों का इंटरेस्ट कब रहेगा? जब उनके मन से कोई चीज़ निकलेगी, ठीक है, उनका मन कहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो जब जहाँ पर उनका ज़्यादा मन रहेगा तो वही क्या है उनकी आंतरिक जो उनका इंटरेस्ट होगा उनके दिल से, मन से निकलेगा उनका, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो आपका आंतरिक का क्या हो जाएगा फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें रुचि रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट देखो, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। क्या है? छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, क्या है प्रावधान करवाना, और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित, क्या है खुद से निर्देशित करने की स्वतंत्रता देखा, मतलब स्वतंत्र देना, मतलब बच्चों को हमें क्या है खुद से निर्देशित बच्चों को क्या देना है, हमें स्वतंत्रता देना है, उसको क्या है बढ़ावा करने की कौन सी विधि है आपकी। देखो पहला हमारा है यंत्रवत याद करके, क्या है यंत्रवत अधिगम, रोट लर्निंग। अब आपको भी पता है कि हमारा क्या है रोट लर्निंग पे हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो आपका ये क्या है नेगेटिव हो गया। प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, क्या है कॉम्पिटिटिव लर्निंग, जहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव लर्निंग होता है तो आपको क्या होता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो आपका गलत हो जाएगा। अन्वेषित अधिगम, क्या है डिस्कवरी लर्निंग, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ पर भी आपको डिस्कवरी लर्निंग देखने को मिलेगा तो आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है जहाँ पर भी डिस्कवरी क्या है खोजबीन करके, जहाँ पर भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खोजबीन करेंगे खुद, क्योंकि उसमें क्या हो अभी क्वेश्चन में क्या था स्वनिर्देशित, क्वेश्चन में यही था ना स्वनिर्देशित करके हमें क्या है स्वतंत्रता देनी है, बढ़ावा देनी है। तो बच्चे जहाँ पर भी अन्वेषण अधिगम करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग करेंगे, जहाँ पर भी खोजबीन करेंगे खुद से करेंगे, उनका इंटरेस्ट रहेगा, खोजबीन तभी तो करेंगे जब उनका इंटरेस्ट रहेगा। तो जहाँ पर भी बच्चे खुद करके सीखते हैं, ठीक है, क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग, खोजबीन करके सीखना, खुद करके सीखना, डिस्कवरी लर्निंग या आपका क्या होता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे बेस्ट पॉइंट। निर्देशात्मक अधिगम, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो विकास है, बताइए विकास आपका क्या है। डेवलपमेंट इज, बताइए डेवलपमेंट आपका क्या है एक आयामी, अभी मैंने आपको बताया था विकास आपका एक आयामी नहीं है, विकास आपका क्या है, विकास आपका बहुआयामी है, ठीक है, एक पेन भी नहीं चल रहा है, देखो क्या है विकास आपका बहुआयामी है, तो आपका एक आयामी तो गलत हो गया। इसमें एक दिशा, विकास आपका एक दिशा में होता नहीं, विकास आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है। क्या है विकास हर एक दिशा में होता है, उसकी एक दिशा नहीं होती, उसकी अलग अलग दिशाएं होती है। आपको भी पता है जो हमारे विकास होता है कभी नहीं रुकता, आपको पता है कि विकास हमारा कभी नहीं रुकता, वो जन्म माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब से उसका विकास चालू हो जाता है, और जब तक वो मर नहीं जाता, ठीक है, तब तक वो उसका विकास चलता ही रहता है। ऐसा हो सकता है देखो आपका विकास चलता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम हो सकता है, कभी इतना ज़्यादा, कभी इतना कम, कभी इतना, ऐसे इतना इतना हो सकता है आपका। लेकिन आपका ज़्यादा कम विकास ज़्यादा कम होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका विकास यहाँ चला फिर यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे इतना रुका फिर यहाँ चालू हो गया, नहीं। विकास आपका माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, विकास आपका हमेशा चलता है, क्योंकि और क्या होता है उसकी एक दिशा नहीं होती, उसकी मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन में होता है आपका विकास, एक आयामी भी नहीं होता, बहुआयामी होता है आपका विकास। तो आपका दोनों गलत हो गया। विकास में बदलाव किया जा सकता है, आप बताओ विकास जो है आपका इसमें बदलाव कर सकते हो आप, हाँ विकास में क्या है मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, तो विकास में आपका बदलाव किया जा सकता है। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं, जो आपका विकास होता है वो पूरा का पूरा आपका आनुवांशिकता पर निर्धारित नहीं होता, जो आपका विकास होता है बच्चों का वो आनुवांशिकता के साथ क्या है आपका उसके साथ वातावरण के साथ क्या है आपके वातावरण के साथ दोनों इंटरेक्ट होते हैं, आनुवांशिकता और आपके वातावरण, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं दोनों इंटरेक्ट होते हैं, तो बच्चों का क्या होता है विकास होता है। तो आपके ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ, थर्ड आपका क्या है सही हो जाएगा। विकास में क्या है विकास में बदलाव किया जा सकता है, तो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है
जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? बताइए। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? बताइए। समायोजन, आपका आत्मसातीकरण, अनुकूलन, या फिर आपका संगठन। ठीक है, क्या है? संगठन। हमने फोर्थ देखा, फोर्थ आपका संगठन है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एक में आ नहीं रहा है ना। फोर्थ आपका क्या था? संगठन था। तो बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या पूछा था आपका? जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान क्या है? वर्तमान जो है वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को क्या है? समझ पाने की असमर्थता। ठीक है, तो उसमें क्या कहलाती है? तो आपका क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, समायोजन कहलाता है। तो आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा? क्या है? निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संख्याओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? बताइए वो आपके कौन है वैज्ञानिक जिन्होंने क्या करा है? सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा है और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों के संख्याओं के पदों के रूप में क्या है? परिभाषित किया है। आपके चार्ल्स स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन या हार्वर्ड गार्डनर? बताइए आपके कौन है? तो देखिए वो आपके हैं हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने क्या है? बुद्धि जो आपके उसको है नकारा है। ठीक है, तो आपके जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? बताइए आपकी एक संरचनावादी कक्षा है, उसमें अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों दोनों की निष्क्रिय होते हैं। अभी ये क्वेश्चन शायद आया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो अलग था, है ना? क्वेश्चन ऐसा नहीं था, लेकिन पॉइंट आपके वही लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, फिर से देख लो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर बताया था कि मतलब जो आपके स्टूडेंट होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अगर जहाँ पर भी आपको ऐसे देखने को मिले कि आपके जो स्टूडेंट होते हैं वो निष्क्रिय हैं और आपके टीचर सक्रिय हैं, या फिर आपको ये देखने को मिले टीचर क्या है? सक्रिय हैं, स्टूडेंट आपके निष्क्रिय हैं, दोनों का ऐसे देखने को मिलेगा, तो आपको क्या है? वो गलत है। जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि संरचनावादी कक्षा में क्या होता है, जो दोनों की भूमिका होती है, क्या है? आपके जो स्टूडेंट होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, वो भी क्या है? दोनों क्या है? दोनों बोथ एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे आपके एक्टिव हैं और टीचर नहीं, या टीचर हैं तो बच्चे नहीं। तो दोनों क्या है? दोनों एक्टिव रहते हैं। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। गलत है, दोनों निष्क्रिय नहीं होते। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। नहीं, ये भी गलत है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। क्या है? बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों ही आपके एक्टिव होते हैं, आपके टीचर भी और आपके स्टूडेंट भी। तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय। नहीं, थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। एक मिनट देखिए, हमारा 28 क्वेश्चन क्या है? एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? ठीक है, आपकी समावेशी कक्षा है। ठीक है, उसमें मतलब कि उसमें क्या है? बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? विशेष बच्चों को। ठीक है, देखो व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण क्या है? सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल। इसमें क्या है? आप जो है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण क्या है? समावेशी कक्षा में होगा, सहायता मिल सकती है। हाँ, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये राइट हो जाएगा। देखो प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति क्या है? कॉम्पिटिटिव एथॉट्स। आपको क्या पता है कि जो आपके प्रतिस्पर्धात्मक होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव होता है, आपके पॉजिटिव होता है, नेगेटिव? गलत है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें कॉम्पिटिटिव नहीं करना है। ठीक है, थर्ड है सहयोगात्मक अधिगम। क्या है? सहयोगात्मक। जहाँ पर भी सहयोगात्मक अधिगम होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के सहयोग, जहाँ पर भी बच्चे सहयोग करके सीखेंगे, कुछ भी अगर सीख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर वो सहयोग करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा उन्हें आएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। अभी तक आपका पहला सही है, सेकंड आपका गलत है, थर्ड आपका सही है, फोर्थ देखो मानकीकृत अधिगम। ठीक है, जहाँ पर भी आपके स्टैंडर्डाइज आ जाएगा
क्या है स्टैंडर्डाइज आपका जहाँ पर भी आएगा देखने को मान के गलत, तो आपको क्या करना है, गलत ही काटना है, तो आपको नेगेटिव ही होता है, तो आपका फोर्थ नेगेटिव है। तो कौन सा सही है आपका, फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, सेकंड आपका गलत है और फोर्थ गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। देखो क्या है, फर्स्ट और थर्ड सही था, फर्स्ट और फोर्थ गलत, ये भी गलत, फर्स्ट और थर्ड, देखो थर्ड, तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या उसमें क्या सही था, फर्स्ट और थर्ड सही था, तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा है, ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। ठीक है, ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। देखो हमारा है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। ठीक है, आपको क्या है, बाइक की सवारी करना है, आपने पहले करा है, उसकी करने की प्रक्रिया आपको किस में होगा, आप छोटे मतलब कि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी या लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, बताइए किस में होगा। तो आपका हो जाएगा वो जो आपकी बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया है वो किस में होगा, वो आपका लॉन्ग टर्म में होगा। ठीक है, आप सोचोगे क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, मतलब सवारी आपने करी थी, फिर आपको क्या है सोचते मतलब सोचो कि हाँ मैंने कब करा था कब नहीं, क्या है बहुत लंबा चले जाओगे। ठीक है, आपका क्या है लॉन्ग टर्म है। धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया क्या है, धुले अगर आप कोई कपड़े धुल रहे हो, धुले कपड़े क्या है उसको तय कर रहे हो। ठीक है, उसकी फिर करते करते क्या है आप कुछ सोचने लगते हो। ठीक है, बिल्कुल गहरी मतलब लंबे ख्यालों में से जाते हो, तो भी क्या ये भी आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म थ्योरी हो जाएगी। 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ठीक है, जब आप 7 वर्ष की उम्र में हो उसके क्या है पेड़ पर चढ़ने का क्या है अनुभव, ये भी क्या है आपका लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों आपके क्या है लॉन्ग टर्म में ही जा रहे हैं। ठीक है, क्या है आपके अल्प शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, क्या है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो सेकंड आपका राइट आंसर। सेंसरी आपकी मेमोरी है ही नहीं, आपका क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी है, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, बताइए। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 क्या प्रस्तावित करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, क्या आपका प्रस्तावित करती है, देखो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, क्या है ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपकी यही प्रस्तावित करती है कि जो आपकी विद्यालय की जो पाठ्यचर्या की जो विषय वस्तु है उसमें कटौती, हाँ उसमें कटौती होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि है, ये भी आपका क्या है, ये भी प्रस्तावित करती है कि जो आपका विद्यालय का जो पाठ्यचर्या है उसमें क्या हो, लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन में क्या होती है, वृद्धि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा लचीलापन रहेगा उतना क्या है बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, तो इसलिए क्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, आपका लचीलापन होना चाहिए। तो ये भी क्या है, अभी आपके प्रस्तावित करती है। रटन तदिगम को महत्व देना, ये आपका नहीं, आपको भी पता है कि रटन तदिगम जो है आपको रटकर याद करने की, ठीक है, वो आपको नेगेटिव है, ये आपकी प्रस्तावित नहीं करती है कि ये, बल्कि ये कहा गया है कि हमें क्या है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन करवाना है, कुछ भी करवाना है उनके समझ के आधार पर करवाना है, उनको रटवाना नहीं है बच्चे के, चाहे मतलब कितना भी टाइम लगे बच्चों को। पहले ऐसा होता था ना, आपको भी पता है कि पहले ऐसा होता था कि कुछ भी होता था तो याद करने को दे देते थे। ठीक है, याद करके लाना, इतना बड़े बड़े याद करते, पता है जब मैं भी थी स्कूल में थी, जब मैं भी क्लास में थी होती, तब क्या है याद करने को देते थे, इतना सारा याद करके लाओ। ठीक है, करने तो क्या है चीज़ों को रटवाते थे कि हाँ तुम्हें आज इतने एक पेज याद करके लाना है, फिर आज सुना दिया, फिर हाँ अब ये कल याद करके लाना है, फिर समझाते नहीं थे। बस हमें क्या है, बस हमें तब हमें इतना आता भी नहीं था। ठीक है, हमें तब क्योंकि हमें रटने की आदत थी, जब हमें रटने की आदत थी तो हमें क्या है समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन को, क्या है हमें बस हमें रटना होता था। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ ठीक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, फिर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर हमने जैसे कि इसमें 2 पॉइंट है हमने पढ़ा कि हाँ ये प्रस्तावित करती है कि क्या रटते थे, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु है कटौती होनी चाहिए, पता मैं ऐसे याद करती थी। ठीक है, याद ही नहीं होता था क्योंकि समझती नहीं थी, क्योंकि समझाया ज़्यादा नहीं था कि हाँ समझ के क्या है बोला था ये याद करके आना, तो क्या है ये ऐसे याद करती थी कि क्या है विषय वस्तु में कटौती, ऐसे इतना टाइम वेस्ट भी होता था, याद भी नहीं होता था। ठीक है, पहले ऐसा ही होता, लेकिन अब क्या है, अब हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें बच्चों को क्या कहना है, रटवाने उनसे ये कहना है कि उन्हें रटना नहीं है, उनको क्या है समझना है, समझ के आधार पर उन्हें करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व, क्या है आपका जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसको महत्व देना है, आपको बहुत ही
महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है। तो इसको भी क्या है, इसको भी प्रस्तावित करती है आपकी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको भी प्रस्तावित करती है थिंकिंग को। और आपको भी पता है कि क्या है, देखो फर्स्ट इसका क्या है, ये भी आपका सही हो जाएगा, विषय वस्तु में कटौती, लचीलापन में वृद्धि भी प्रस्तावित करती है, चिंतन जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये भी प्रस्तावित करती है। तो आपका जो थर्ड है ये आपका प्रस्तावित नहीं करती है रटन। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आपके सही हो जाएंगे। देखो कौन से है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपका गलत ही था। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, देखो आ गया ना, इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ यही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए आपके सीडीपी के कितने क्वेश्चन लिए थे मैंने, सीडीपी के मतलब 30 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ठीक है। 30 में से आपको 30 लाना है इस बार, ठीक है। क्या करना है आपको, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्या करना है, सीटेट के एग्ज़ाम को, आपको भी पता है सीटेट का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो क्या है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। कितना लाना है, 130 प्लस से ऊपर लाना है, ठीक है, 130 प्लस आपको नंबर लाना है। जैसे मैं प्रीवियस के क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कंटेंट मैं करवाती हूँ, जैसे थ्योरी है, मैंने अभी भी इसके क्या है डाल दिए हैं, करवा दिया है, सारी थ्योरी करवाई, मतलब सारी भी नहीं करवाई है, थोड़ी बहुत करवाई है, उतना देखो। उसके बाद मैंने ईवीएस के क्वेश्चन भी करवाए हैं, प्रीवियस के करवाए हैं, हिंदी के आपके प्रीवियस के क्वेश्चन करवाए हैं, हिंदी की थ्योरी करवाई है मैंने, और क्या बोलते हैं ईवीएस की भी थ्योरी मैंने करवाई है, सब मैंने करवाया। अब पेडागोजी भी करवाना है। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, मतलब क्या है आपको, कि आपके वो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड ये आपके करवाने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ दिन में करवा दूंगी, एक आध हफ्ते में करवा दूंगी, पर करवा दूंगी बिल्कुल। ऐसा है ना, मैं ढूंढ रही हूँ ना नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, मतलब कौन कौन से हाँ एग्जाम में पूछे गए थे, कौन कौन से आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन कौन से काम आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे दे दूँ फिर बाद में काम ना, नहीं, वही होना चाहिए कि जो आपके काम में आए एग्जाम में, तो इसलिए इसको ढूंढना पड़ रहा है। तो जब जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, तो मैं आपको करवा दूंगी वो भी। और आपको भी पता है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपके कौन सा सबसे अच्छे ट्रिक क्या है, बताओ सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, सबसे रामबाड़ ट्रिक क्या है, बोलो, सोचो क्या है सबसे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, मतलब कोई से भी एग्ज़ाम, सीटेट का ही नहीं, कोई से भी एग्ज़ाम आप उठा के देखो, सब एग्ज़ाम के लिए रामबाड़ ट्रिक यही होती है आपके PYQ। क्या है, PYQ, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इसको सोल्व कर ली है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कंटेंट पढ़ने का, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं मिल पाता कि हाँ वो क्या है थ्योरी भी पढ़ेंगे, ये है, तो आप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मैं जैसे कि मैं आपके कंटेंट की जो थ्योरी करवा रही हूँ, मैं मैराथन क्लास भी करवाऊंगी, ठीक है। जब आपके एग्जाम कुछ बचेगा मैराथन क्लास करवाऊंगी, जब मैराथन क्लास करवा दूंगी वो वीडियो देख लेना। और क्या है आपके जो आपके कंटेंट है, मतलब जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है जो आप करवा रही हूँ, इसके भी क्या है ज़्यादा चलती नहीं है, कम से कम 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की भी 40, आज तो 1 घंटे की हो गई है आपकी, वरना होती नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को भी देख लोगे ना इसको, तो तब भी क्या है आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो जैसे कि अभी क्या है वो आपकी वो आई थी ना अभी CTET.NIC.in पर वो आई है आपकी आंसर की 2020 की, सॉरी 2022-2023 में जो आपकी एग्ज़ाम खत्म हुई 2023 में फैब में, उसकी क्या है आंसर की आपकी डाउनलोड हो गई है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें इशू चल रही है। तो आप बहुत से लोग डाउनलोड नहीं कर पाए, तो सोच रहे कहाँ से करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आप चैनल से बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।